जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और सबसे बड़ी बात है कि जब कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस लगाते हैं तो हाँ एक बेसिक टूल्स की तरह इस टाइप के क्वेश्चंस वर्क करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन ये है, वो सीधा सपाट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। हुज फोकस इज 1 - 1 एंड हुज वर्टेक्स इज 2 1। मीनिंग ये है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमने बात भी की थी जब पैराबोला हम लोग स्टार्टिंग में किए थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है। अगेन एक बार उस चीज़ को हम क्लियर कर दे रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का मतलब ये है कि वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और फोकस लाइज ऑन एक्सिस, कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो वो जो मेरा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो y² = 4ax और x² ± 4ay। दूसरी बात कि जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है कि वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो और फोकस उसका किसी एक्सिस पे लाई ना करे, तो दिस इज नोन एज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे, चाहे जनरल हो या स्टैंडर्ड हो, मेथड बस वही है कि फोकस से रनिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और रनिंग पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी, यानी दोनों इक्वल होंगे। दिस इज द कंडीशंस टू फाइंड द एनी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला चाहे वो स्टैंडर्ड हो और चाहे हमारा जनरल हो, कोई भी पैराबोला हो, उसका इक्वेशंस निकालने का हमारा यही हमारा एक जो है ब्रह्मसूत्र है, यही एक फार्मूला है और यही एक टेक्निक है। तो चलते हैं उस पर, वो अप्लाई करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो डिफिनीशंस दी गई है, डिफिनीशंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अप्लाई हम लोग करते हैं। अब अगर एक हम रफ स्केच आइडिया भी करें और लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करें बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो हमेशा फिगर बनाने का वो ध्यान रखें। फिगर ऑलवेज ट्राई टू द मेक द फिगर, हमेशा फिगर बनाए वो, क्योंकि फिगर बनाने से ना बहुत सारी चीज़ें जो है आईने की तरह साफ हो जाती हैं। तो देखिए कैसे फिगर बनेगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस कहाँ है। पहले वर्टेक्स का निर्धारण कर लेते हैं। वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, 2 और 1 है। तो 2 1 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर हम 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 2 है और जो y कंपोनेंट है 1 है, ये मतलब यहाँ इसका वर्टेक्स होगा। अच्छा, और वर्टेक्स को अगर हम ये से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द ए। फोकस 1 - 1 है, तो देखिए फोकस कहाँ पड़ेगा, एक्स पे डिस्टेंस 1 है तो पॉजिटिव 1 हो गया, एंड -1 तो यहाँ नीचे कहीं यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट हो गया, दिस इज द फोकस। अब फोकस को जनरली हम लोग एस आर एफ से डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं, आप डिनोट करिए। जनरली मैं एस से लिखता हूँ तो एस लिखते हैं, आप एफ भी लिख सकते हैं। ये हो गया, यहाँ वर्टेक्स हो गया और यहाँ फोकस हो गया। अब एक्सिस का क्या कंसेप्ट होता है, एक्सिस का कंसेप्ट ये होता है कि वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होगी, दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो मिला दीजिए इनको सीधे, और सबको पता है कि 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ड्रा कर सकते हैं हम लोग। तो एक लाइन ड्रा कर दिया हमने, ये लाइन दिस, अब ये निर्धारण हो गया, ये इसकी एक्सिस हो गई। अच्छा, वर्टेक्स ऐसा है, तो एक और बात है हाँ, जो हमेशा लिसनर्स को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी पैराबोला बनता है तो उसकी जो भी एक्सिस होती है, तो एक्सिस के जितना ऊपर होता है ठीक शेप उसका उतना ही नीचे होता है। ये सिमेट्री की बात होती है, सिमेट्री ऑफ द कर्व। अब जो भी पैराबोला बनेगा ये उसकी एक्सिस हो गई, तो जितना ऊपर शेप बनेगा ठीक उतना ही नीचे शेप बनेगा। अच्छा, वर्टेक्स हमारा कहाँ है, ए है, दिस इज द वर्टेक्स हियर, ये इसका यहाँ फोकस है। तो वर्टेक्स जब भी बनता है ना तो पैराबोला का ये शेप, ऐसा कहीं भी शेप होगा तो ये हमारा इसका वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स से जाने वाली लाइन फोकस को मिला दिया जाए, दिस इज द नोन एज द एक्सिस। तो अगर हम एक रफ स्केच आइडिया की बात करें तो फोकस इधर है, वर्टेक्स यहाँ है, तो जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला का शेप ऐसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा शेप होगा। अच्छा, अभी बात अलग हो गई कि वो एक्सिस को कहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, हम पूरी वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एक रफ स्केच आइडिया की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली उसका शेप किस टाइप का होगा। फोकस यहाँ है तो वर्टेक्स है। अब अच्छा, ऐसा नहीं बनेगा, अगर ऐसे आप बना देंगे तो फोकस कहीं यहाँ इंडिकेट करता। अगर ये फोकस हमारा यहाँ होता और वर्टेक्स से होता
तो वर्टेक्स का नेचर ऐसा होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। फोकस यहाँ है तो पैराबोला कुछ ऐसा बनता। और दूसरी बात है कि इस एक्सिस के जितना ऊपर होगा वो ठीक उतना ही नीचे हो से पाएगा। तो दिस इज द रफ स्केच आइडिया ऑफ द पैराबोला। बहरहाल मुझे ये सब बात नहीं करनी, हमें तो डायरेक्ट उसका इक्वेशन फाइंड करना है। बट इक्वेशन फाइंड करते वक्त हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड कि वो फिगर जरूर बनाए, किस तरीके का वो क्वेश्चंस का फिगर दे रहा है। इससे होता है क्या ना कि थोड़ी वो जब कोई सी चीज़ का फिगर आँख के सामने आता है तो उसकी क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई भी क्वेश्चंस लगाए, भले उसके फिगर का इंपॉर्टेंस हो या ना हो, बिगिनर स्टूडेंट हमेशा उसके फिगर को बनाए, फिगर ड्रा करें और उसको सीखें। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ दिस पैराबोला। अब देख लेते हैं दूसरी बात। यहाँ हम ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी हम पैराबोला का इक्वेशंस निकालेंगे तो मुझे ज़रूरत किसकी है? फोकस की। तो फोकस ऑलरेडी गिवन है, फोकस का कोऑर्डिनेट मेरा 1 - 1 है। ठीक है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 2 1 है। ये बात हो गई। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है डायरेक्ट्रिस। तो डायरेक्ट्रिस कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट्रिस का कंसेप्ट ये है कि वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस होती है ठीक उतने डिस्टेंस पीछे हमारा जो होती है डायरेक्ट्रिस गुजरती है। मतलब डायरेक्ट्रिस वो लाइन होती है जो क्या होती है भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। बस ये लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और क्या बात होगी, ए और एस से जितनी डिस्टेंस होगी ठीक उतना डिस्टेंस वो पीछे हमारा डायरेक्ट्रिस होती है। तो डायरेक्ट्रिस होगी कैसी? डायरेक्ट्रिस वो लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक, अगर डिस्टेंस कुछ भी अगर ए हम ले लें, निकाल सकते हैं डिस्टेंस क्या है, ठीक इतनी डिस्टेंस पीछे होगी। यहाँ से वो डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लें ए है, तो ए से ए डिस्टेंस ठीक पीछे होगी। और कैसी होगी लाइन? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट एक्सिस, ऐसा होगा वो दिस। तो अगर हम इस पॉइंट को जेड कंसीडर कर लें तो देखा जाए इस टाइप क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप रफ स्केच आइडिया फिगर डेवलप करिए, और फिगर कैसे बताएं हमने बना दिया। फोकस और वर्टेक्स का निर्धारण करिए। अब वर्टेक्स जैसा हो गया, फोकस कैसा हो गया, वो ऐसा हमेशा फिगर बनेगा। फोकस की ओर हमेशा मुंह बड़ा हो जाता है, ऐसे खुलता है। वर्टेक्स पे आके हमेशा पैराबोला ऐसा मिलेगा। उसके बाद एक्सिस का निर्धारण कर लीजिए। अब जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। अब ये क्वेश्चन अलग हो गया कि ये पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो बात की बात हो गई। बस एक रफ स्केच आइडिया आप डेवलप कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि ये जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ठीक पीछे एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए। तो दिस इज द डायरेक्ट्रिस। तो अगर हमारा जेड का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ x1 y1 कंसीडर कर लूँ, दिस x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट पता है, एस का कोऑर्डिनेट पता है, तो फिर क्या होगा, ए जो होगा वर्टेक्स ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड जेड। तो अगर ये बात हम करें, इफ दिस इज द कीवर्ड्स of such type of the question, if z be the point, इस वर्ड्स को हमेशा लिखा जाना चाहिए जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालते हैं या कोई भी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करते हैं। इफ z be the point of intersection of axis of parabola and directrix of this parabola, then what? A is always we keep in mind midpoint of SZ. This concept always keep in mind. अब ये कीवर्ड्स हो गया मेरे लिए, जब भी हम पैराबोला का निर्धारण करेंगे तो always keep this fact, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं। तो ये चीज़ें एक कीवर्ड्स हो गया, क्या रिजल्ट हो गया पैराबोला में। और जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं इसका नोट भी कर लें कि जो भी होगा हमारा ये हमेशा जेड क्या है, एक्स इंटरसेक्शंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिस, और यस क्या है, फोकस। तो यस और जेड का जो मिड पॉइंट होगा हमेशा वर्टेक्स वहाँ लाई करेगा। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। तो अगर हम जेड के कोऑर्डिनेट को x1 y1 नाम दे दिए हैं तो ए हमारा उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला एक सबको पता है, वो फार्मूला होता है जो हम लोग निकालते हैं। अगर ये x1 y1 एक कोऑर्डिनेट हो, किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग x बार और y बार लिखें तो x बार इज व्हाट, x1 + x2/2,
ऑलरेडी हम लोग इस पे वीडियो लेक्चर्स बना के काफ़ी डिस्कस किए हैं। दिस इज द मिड पॉइंट। अच्छा, अगर ए एस जेड का मिड पॉइंट है तो यूजिंग दिस कंसेप्ट 2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, व्हाट 2 क्या लिखा जाएगा, 2 लिखेंगे x1 प्लस 1, ये लिखेंगे ना x1 प्लस 1 बाई 2, तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1, दिस इज द 3। तो x1 मेरा 3 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट अप्लाई करिए y कंपोनेंट के लिए, तो 1 इज इक्वल टू ये जो 1 होगा y कंपोनेंट क्या होगा, इसके y कंपोनेंट और इसके y कंपोनेंट के सम का हाफ हो जाएगा, यानी y1 प्लस -1 बाई 2, दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू अगेन 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा z का कोऑर्डिनेट हो गया व्हाट 3 3 आ गया 3 3। मीनिंग ये हो गई कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ द पैराबोला जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 3 होगा। मिल गई बातें। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, बस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो पता करना हो गया, क्योंकि जब मैं इक्वेशंस ऑफ पैराबोला फाइंड करूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस पैराबोला पर एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए जनरल, कुछ भी पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इक्वल होगा, कर दीजिए जो आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो अब मुझे इसका इक्वेशन हर हालत में निकालना होगा डायरेक्ट्रिक्स का। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस की फैक्ट से जेड का कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपने। अब जब जेड का आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो अगेन डायरेक्ट्रिक्स की जो डिफिनीशंस है उसका यूज करिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है जो पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो मीनिंग ये है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस निकालने के लिए मुझे एक्सिस का इक्वेशन पता होना ज़रूरी है। बिना हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकाले डायरेक्ट्रिक्स के बारे में नहीं निकाल सकते हैं। या तो मैं यूँ तो कह सकता हूँ कि इससे ठीक इतनी डिस्टेंस है, बट इसका इक्वेशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द परपेंडिकुलर, कि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए देखिए, तो पहले मुझे एक्सिस का इक्वेशन निकालना होगा। तो एक्सिस यहाँ क्या है, एस जेड, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज क्या होगा, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये मेरा फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये फार्मूला है हमारा कि 2 पॉइंट से पास करने वाली किसी भी लाइन का इक्वेशन। तो आप ये पॉइंट ले लीजिए या ये पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हम यही ले लेते हैं, 2 1 और 1 माइनस 1, 2 पॉइंट यहाँ है ही है। तो y माइनस, अगर इसका नाम मैं x1 y1 रखूँ और इसका नाम x2 y2 रखूँ, तो y माइनस y1, तो y माइनस -1 इज इक्वल टू वाट, y2 माइनस y1। तो इसमें से अगर ये निकालेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा अपान 2 माइनस 1, x माइनस x1 मीनिंग x माइनस 1, दिस हो गई बात ये। अच्छा, अब इसका इक्वेशंस क्या आ जाएगा, थोड़ा अगर मैं यहाँ लिखूँ तो y प्लस 1 इज इक्वल टू वाट, ये हो गया 2/1 मीनिंग 2 हो गया, x माइनस 1, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और y माइनस 2x या रहने देते हैं। तो इसका जो स्लोप हुआ, स्लोप ऑफ एक्सिस, ये क्या हुआ, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फार्म का अगर आप लाइन लिखे हैं, इस फार्म का लाइन, तो उसमें जो x का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप होता है। तो यहाँ है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फार्म का, और यहाँ m जो है हमारा x का कोफिशिएंट 2 है, तो स्लोप ऑफ एक्सिस मेरी 2 हो गई। और किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्सिस ऑफ x क्या होगा, कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होता है, बाई कंडीशंस m1 माइनस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर इसका स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -1/m1, बस माइनस करके 1 लिखिए, अपान करिए, तो क्या हो जाएगा -1/2। अगर किसी लाइन का स्लोप 2 है तो उसके किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/2 होगा, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसका स्लोप मेरा -1/2 होगा। अब तो इक्वेशंस निकाल सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट्रिक्स का, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, इससे पास कर रहा है, इसका स्लोप ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए बस उसी से y = mx + c से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो मेरी काम लायक जो चीज़ें हुई यहाँ, तो चलते हैं एक्सिस देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसको नोट किए होंगे, ऑलरेडी उसको डिलीट ना करें, हम यहाँ लिख दें। तो फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये y = mx + c से ले लें। तो y = m, स्लोप इसका कितना है -1/2, तो x/2 + c। अच्छा, कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा ये जो पॉइंट मिला हुआ है हमेशा ही आपका हेल्प करेगा। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर यही है तो 3 को सेटिस्फाई करेगा, ये तो सबको पता है कि अगर लाइन पर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो अब 3 अब यहाँ लिख दीजिए, x की जगह 3, y की जगह 3। देखिए c की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ अगर मैं 3 लिखूँ तो दिस = 3 - 3/2 + c। तो c की जो मेरी वैल्यू आएगी c = व्हाट 6 9/2 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब इसको मैं डिलीट कर दूँ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बी क्या मिला, y = -x/2 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9/2। दिस इम्प्लाइज 2y = -x + 9। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2y + x - 9 = 0। हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया। फोकस हमें पता ही है, लोकस भी है, सॉरी उसका फोकस पता है। फोकस के बाद हमें जो है वर्टेक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है। अब तो फिर निकल गया। कैसे निकालेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आ जाइए, क्या कहता है कि पैराबोला पे जो कोई भी रनिंग पॉइंट है कोई भी उसका कोऑर्डिनेट अगर XY मैंने ले लिया रनिंग पॉइंट का, तो फोकस की डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए, और इसका इक्वेशन हम लोगों ने ये निकाला है। तो चलिए क्या लिखेंगे, तो पहले ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पॉइंट P है तो PS, अगर ये परपेंडिकुलर हम इसको m ले लें, हमेशा फिक्स कर लें, तो PS = PM से। अब PS क्या है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, = क्यों, क्योंकि y माइनस करेंगे तो ऑलरेडी -1 है, तो y + 1 हो जाएगा। PM क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ का मॉड की वैल्यू हो गई। क्या लिखते हैं, ये फार्मूला होता है ना, ax1 + by1 + c/√a² + b²। ए बी क्या है, जो लाइन का इक्वेशंस है, वहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है, और x1 और y1 जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ x1 और y1 की जगह हमारा xy हो गया, क्योंकि इस पॉइंट से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करने जा रहे हैं। तो चलिए, अच्छा ए क्या है, ये हमारा x का कोफिशिएंट है जो लाइन में गिवन है, तो यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × x क्या हुआ हमारा, x हो गया। b क्या है, b हमारा 2 है। अच्छा, y1 की जगह क्या है, y है, तो 2y हो गया। c हमारा क्या है, -9 है, दिस अपॉन √a² + b², तो a कितना हो गया, 2² मतलब 4, नहीं सॉरी 1², तो 1a² मतलब 1² + 2² 4, ये हो गया हमारा। तो अच्छा, स्क्वायरिंग और ऑन बोथ साइड में कर दूं तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर = x + 2y - 9 का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट 5 हो जाएगा। ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स और फोकस गिवन है, उसका इक्वेशन हमारा है। अच्छा, इसको काट पीट के सॉल्व भी कर लें, तो थोड़ा इसको काट पीट लिया जाए, देख लेते हैं। अब तो फिर वो इजी चीज़ हो गई है, कैसे काट पीट के हम उसका इक्वेशन निकालेंगे। अब उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई, तो चलते हैं थोड़ा काट पीट लिया जाए, उसे अच्छे ढंग से लिख लिया जाए।
चलते हैं देखते हैं। इसका स्क्वायर पहले 5 से मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दें तो 5 यूँ हो गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर मीनिंग x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अगर करें तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये हो गया। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज द 81 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो प्लस 4xy, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36y ये होगा। अब सबको एक साइड में हम कर दें। चलिए अच्छा 5x स्क्वायर है, अब यहाँ x स्क्वायर आएगा तो 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बचेगा भाई 4x स्क्वायर। थोड़ा जल्दी कर दें इसे। अब यहाँ 5y स्क्वायर है, यहाँ 4y स्क्वायर है, इसको इधर आएगा तो प्लस y स्क्वायर हो गया। ये हो गई मेरी बात। अच्छा प्लस x कॉमन कर लें, अब थोड़ा देख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा मेरा -10। अब x इधर जब मैं लाऊंगा तो -18 है तो यहाँ हो जाएगा +18। y का कोफिशिएंट देख लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10, y जब इधर आएगा तो +36 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं तो 1 और 1 2 हो गया और यहाँ हो गया मेरा 10, ये हो गया। ये इसको मैं इधर लाऊंगा तो -81 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। देख लीजिएगा एक बार, सब यही है, यही होना भी चाहिए। तो फाइनली मैं अब टच देने जा रहा हूँ, क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा इसमें से ये निकालेंगे तो +8x हो जाएगा, ठीक। ये इसमें ऐड करेंगे तो 6 और 46 हो जाएगा, 46y 6 हो गया, 3 4 46, ठीक है। और 10 में से अगर -81 निकालेंगे तो -17 1 इज इक्वल टू 0 s। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर गिवन हियर। अच्छा फोकस और वर्टेक्स हमारा यहाँ न तो x एक्सिस पे है न तो ओरिजिन है, मीनिंग दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये वो पैराबोला है जिसका फोकस हमारा 1 -1 था और वर्टेक्स 2 1 पे था, दैट इज गिवन हियर। तो उस इक्वेशंस का हमारा पैराबोला ये होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं ऐसे अगर पूछे जा रहे हैं तो लिसनर उसको ऐसे ही लगाएं। और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं कि हम लोग जनरल इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला कैसे फाइंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रहा है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो शेप है वो इलिप्स। अब हम लोग इलिप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले इलिप्स की डिफिनीशंस क्या है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसकी बात करेंगे। फिर उसके इक्वेशंस कैसे निकाले जाएंगे उसकी बात करेंगे। मतलब अब तो क्लियर हो गया होगा इक्वेशंस का मतलब। पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की बात करेंगे, उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या है, फिर इलिप्स पे क्वेश्चंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इलिप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे, इलिप्स के लिए कौन से वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनको हम लोग जान जाएंगे तो इलिप्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी स्तर का बनता है हम लोग उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।